साल भारत में 70,000 नए केसेस बच्चों में कैंसर के आ रहे हैं। कैंसर बीमारी सीरियस है, लेकिन चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल। कैंसर होते क्यों हैं? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि बच्चों में कैंसर हो गया है। बच्चों का कैंसर की बात करूं तो ये ना ही प्रिवेंटेबल है और ना ही इसका कोई डिफाइंड कारण है। कैंसर का एक बार ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या फिर से कैंसर के लौटने के चांसेस रहते हैं? एक समय बीतने के बाद जो रिस्क है वो ना के बराबर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है, और अगर यही कैंसर बच्चों में हो जाए तो पूरी जिंदगी भर चिंता का विषय बन जाता है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो हर साल भारत में 70,000 नए केसेस बच्चों में कैंसर के आ रहे हैं। ऐसे में अगर सही समय पर पहचान हो जाए तो इसका इलाज भी संभव है और रिकवरी भी, लेकिन अगर सही समय पर इसकी पहचान ना हो तो जीवन भर के लिए खतरा भी ये पैदा हो सकता है। आज सवाल बड़े ये हैं कि आखिरकार बच्चों में इतनी कैंसर के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। रिकवरी की बात करेंगे, साथ ही साथ ट्रीटमेंट में क्या नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, इस पर भी आज टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर समीर बख्शी हमारे साथ आज आए हैं, जो प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के एम्स के साथ जुड़े हुए हैं और कैंसर विभाग के साथ लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं। और अगर बच्चों के कैंसर के बारे में बात करें तो 25 साल से ज़्यादा ये बच्चों के कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर बख्शी, बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि कैंसर शब्द सुनते ही मन में खौफ पैदा हो जाता है, और अगर यही कैंसर बच्चों को हो जाए तो रूह कांप जाती है। कैंसर बीमारी सीरियस है, बेहद सीरियस है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल, ये मैसेज मेरा पहला है। अगर चाइल्डहुड कैंसर की बात की जाए तो कितने तरीके के बच्चों में कैंसर पाए जाते हैं, और अगर बात करी जाए कब से पता चलता है कि बच्चों को कैंसर के सिम्टम्स दिखने लग गए हैं? तो अगर हम कैंसर को देखें तो ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड ट्यूमर और एक होता है लिक्विड ट्यूमर। जो लिक्विड ट्यूमर होता है उसका मतलब होता है कि ये ब्लड कैंसर है या गांठों का कैंसर, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। और जो सॉलिड ट्यूमर कैंसर है वो मतलब होता है अंगों का कैंसर। अंगों का कैंसर माने आँख का कैंसर, हड्डी का कैंसर, मांस का कैंसर, किडनी का कैंसर, इस प्रकार ऑर्गन के कैंसर को सॉलिड ट्यूमर कहते हैं। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें, मोटा मोटा सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ब्लड कैंसर होता है बच्चों में। उसमें भी बच्चों के जो ब्लड कैंसर है सबसे कॉमन है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। दूसरा जो ब्लड कैंसर है वो है एक्यूट माइलॉइड ब्लड कैंसर, जो कि वैसे एडल्ट में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बच्चों में सेकंड मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर है। उसके बाद आता है लिम्फोमाज। लिम्फोमा का मतलब है गांठों का कैंसर या लिम्फ नोड का कैंसर। आपने सुना होगा कई बार वायरल इन्फेक्शन होता है तो कई बार गले में गांठ बन जाती हैं, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। कई बार तो ये वायरल इन्फेक्शन में हो सकती हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकती हैं, पर ये कैंसर में भी प्रभावित हो सकती हैं। तो इनका अगर कैंसर हो तो उनको कहते हैं लिम्फोमा। क्या ये जो कैंसर बढ़ने के इतने स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हर साल 70,000 नए बच्चों को कैंसर हो रहा है, ऐसे में क्या कोई कॉज पता चल पाया है कि क्यों इतने कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब? तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के कैंसर बढ़ नहीं रहे हैं। ये गलत धारणा है कि कैंसर बढ़ गया है बच्चों में, ऐसा नहीं है। लगभग अगर हम टोटल कैंसर लोड लें, अगर 100 कैंसर हैं पूरे देश में जो नए आए, उसमें 5% बच्चों के कैंसर हैं, और ये फिगर बढ़ा नहीं है। टोटल इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन पॉपुलेशन भी अब बच्चों की ऐसे नहीं कि ज़्यादा बढ़ रही है, तो कैंसर का जो आंकड़न है वो बढ़ा नहीं है बच्चों में।
ये एक आपने अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि बच्चों में कैंसर के केसेस बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ जो हैं उनके ट्रीटमेंट में लगातार तरक्की और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर इसके कॉज के बारे में बात की जाए, आखिरकार ये कैंसर होते क्यों हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता कि बच्चों में कैंसर हो गया है और उसका रूट कॉज क्या है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कैंसर आज की डेट में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर मैं बोलूं टोटल कैंसर तो लगभग करीब 50% कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। लेकिन अगर मैं बच्चों का कैंसर की बात करूं तो ये ना ही प्रिवेंटेबल है और ना ही इसका कोई डिफाइंड कारण है। ये बस अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि जब भी बच्चों में कैंसर होता है तो मदर या फादर को बहुत गिल्ट फीलिंग होती है कि क्या हमने कुछ किया जिस कारण से हमारे बच्चे को कैंसर हो गया। तो उसका जवाब है कि उनका कोई दोष नहीं है, ना ही एनवायरनमेंट का दोष है, ना ही उनके जेनेटिक्स का दोष है। ये अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारियां हो जाती हैं और ये उनमें से एक है। अगर मैं बोलूं कि जेनेटिक कॉजेज़ बच्चों में कितने हैं तो ओवरऑल 5% से भी कम कैंसर बच्चों में जेनेटिक होंगे। डॉक्टर साहब, आप जिस जेनेटिकली की बात कर रहे हैं, जिस जीन्स की बात कर रहे हैं, उसको हम क्या मान रहे हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से ये कैंसर के केसेस अगर 5% भी हैं वो सामने आ रहे हैं? तो कुछ कैंसर जो हैं बच्चों में, जैसे एक कैंसर है रेटिनोब्लास्टोमा, उसमें अगर 100 रेटिनोब्लास्टोमा होते हैं तो लगभग करीब 1/3 वो जेनेटिक कॉज के कारण होता है। तो लेकिन उसमें भी 70% जो कैंसर हैं वो जेनेटिक नहीं है, वो बस हो गए किसी म्यूटेशन या जीन्स में जो चेंजेस हुए उनके कारण से। और जो बाकी कैंसर हैं उनका बहुत ही कम चांस है कि कोई जेनेटिक्स, या कहने का मतलब मेरा ये है कि मदर और फादर से लेन देन नहीं है। तो वो अपने आप को गिल्टी महसूस ना करें कि हमारे कुछ करने से, खाने या पीने से, या जब बच्चा माँ की पेट में था उसमें कोई प्रॉब्लम होने से बच्चे को कैंसर हो गया। ये समस्या बच्चों के कैंसर के लिए वैलिड नहीं है। और जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो क्या है डॉक्टर साहब? किस एज ग्रुप को माना जाए कि बच्चों में, इस एज ग्रुप में कैंसर हो रहे हैं? बच्चों के कैंसर किस एज ग्रुप में होते तो हैं? आमतौर पे हम 18 साल तक के जो भी कैंसर होते हैं वो हम बच्चों के कैंसर माने जाते हैं। और एक और टर्म आता है टीन एंड यंग एडल्ट कैंसर्स, TYA जिसको बोलते हैं। तो उसमें टीनेज पॉपुलेशन और यंग एडल्ट्स आते हैं जो कि 29 या 30 ईयर्स तक माने जाते हैं। पर अगर हम बच्चों के कैंसर की बात करें तो 18 वर्ष तक होते हैं। जिस तरीके से आपने डॉक्टर साहब कॉज की बात करी, आपने कहा कि कॉज अभी भी कोई डिफाइंड नहीं है, तो क्या हम माने कि विज्ञान अभी तक इस तरक्की तक नहीं पहुंच पाया कि आखिरकार कैंसर हो किस वजह से रहा है? ऐसा नहीं मैंने बोला, मैंने ये कहा कि बच्चों के कैंसर का जो है कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं हमें पता चला। क्या होता है कि हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारे जो जीन्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए, एनवायरनमेंट एक्सपोजर होता है तो जीन्स में चेंजेस आते रहते हैं। एक कारण कैंसर का माना जाता है एजिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, अगर एक कोई 10 साल तक जिया है वर्सेस जो एक 80 साल तक जिया है, 80 साल में उसने एनवायरनमेंट का एक्सपोजर कितने टाइम ज़्यादा हो गया है, तो चांसेस हैं कि जीन्स में चेंजेस ज़्यादा हो गए होंगे और उनमें से कुछ चेंजेस कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। वही अगर हम बोलें कि एनवायरनमेंट को हम चेंज करें, आपके एक्सपोजर को चेंज करें, जैसे स्मोकिंग हुआ तो स्मोकिंग एक एड ऑन एनवायरमेंटल चेंज हो गया जो उस पेशेंट पर एक्सपोज हो रहा है, जो पॉपुलेशन पर एक्सपोज हो रहा है, तो उससे ये जेनेटिक चेंजेस और ज़्यादा मात्रा में होने शुरू हो जाते हैं और जिस कारण से कैंसर हो सकता है। लेकिन बच्चों में ये एक्सपोजर रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर बच्चों की कैंसर की बात की जाए कंपेयर टू बड़ों के कैंसर की बात की जाए तो क्या बड़े डिफरेंसेस हैं? तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि एडल्ट कैंसर जो हैं वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ में माने जा सकते हैं। बच्चों के कैंसर में कारण वेल डिफाइंड नहीं है। पहला कारण तो ये हो गया। सेकंड है कि बच्चों के कैंसर जो हैं वो हाईली क्योरेबल हैं। एडल्ट कैंसर भी अब कई सारे कैंसर क्योर हो सकते हैं और लेकिन
ऐसे कई कैंसर एडल्ट में अभी भी हैं जो क्योर नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों का कैंसर हम मानते हैं हाईली क्योरेबल है. सो दैट इज़ वन द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज़ जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी इंटेंसिव रहता है. क्योरेबल तो हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है काफ़ी इंटेंस है. और इंटेंस से मतलब ये है कि उसके लिए ऐसा नहीं कि बस एक टैबलेट खाई और चले गए. तो उसके लिए काफ़ी इंटेंसिव ट्रीटमेंट है, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि 6-7 महीने पूरी फैमिली को जी. डिवोट करके देने पड़ते हैं. जी, अगर टेस्ट की बात करें तो कौन-कौन से ऐसे वो टेस्ट हैं जो बच्चों के कैंसर में कराए जाते हैं, और वो टेस्ट भी आप बता दीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे बच्चों को कैंसर ना हो. तो क्या पहले से कोई टेस्ट कराया जा सकता है? जो आप सवाल पूछ रही हैं कि क्या हम कैंसर को स्क्रीन करके पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, ये बच्चों में वैलिड नहीं है, ये एडल्ट्स में वैलिड है. जैसे हम एडल्ट में आपने सुना होगा लोग मैमोग्राफी कराते हैं, ब्रेस्ट का चेकअप कराते हैं, तो उससे पहले ब्रेस्ट कैंसर पहले पिकअप हो जाए. बच्चों में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि मैं कहूँ कि ये मैसेज दूँ कि आज से आप अपने बच्चों का ये टेस्ट कराना स्टार्ट कर दीजिए कि कैंसर तो नहीं है. ऐसा ये वैलिड नहीं है. लेकिन अगर कुछ सिम्टम ऐसे हों तो डॉक्टर को सतर्क रहना चाहिए. और जो कॉमन सिम्टम है वो ये हैं, कोई भी बुखार जो 2.5 से 3 हफ्ते तक ठीक ना हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कैंसर है, लेकिन उसमें एक ब्लड टेस्ट ज़रूर किया जाता है. यदि ब्लड टेस्ट में हमारे 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है वाइट सेल काउंट जो कि इन्फेक्शन को फाइट करता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट जो ब्लीडिंग को रोकता है. अगर इन तीनों में से एक या 2 चीज़ें अफेक्टेड हैं तो डॉक्टर को थोड़ा सतर्कता से देखना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि कहीं ये ब्लड कैंसर का लक्षण तो नहीं है. बुखार जो ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसा नहीं कि सारे बुखार कैंसर हैं, ये मैसेज नहीं है. कोई भी बुखार जो ठीक ना हो रहा हो, उसके साथ या तो एनीमिया हो गया हो, साथ में प्लेटलेट्स कम हो गए हो, तो थोड़ा सतर्क रहना बनता है. ऐसा भी है कई बार वायरल इन्फेक्शंस में भी ये सब चीज़ें होती हैं. सेकंड है बॉडी में कोई गांठ बन जानी. गांठ बन जानी जो यूजुअल ना हो, जैसे गले में गांठें बन जाएं और वो बढ़ती जा रही हो. तो कोई भी गांठ शरीर की बढ़ती जा रही हो, चाहे वो गले में हो, चाहे वो हड्डियों में हो, चाहे वो मांस में हो, ऐसी कोई गांठ हो वो बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी सतर्क रहना चाहिए. अंगों का जो कैंसर होता है जो शरीर के अंदर है, जैसे किडनी, लिवर, वो आमतौर पे गांठ, अब आदमी ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट्स रोज़ अपने बच्चे का पेट फील करते रहते हैं, पर अगर कोई पेट फूले और कोई भी गांठ फील हो या फील ना भी हो तो आप डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं. तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके लिए आदमी को वैसे भी सतर्क रहना चाहिए, खाली कैंसर के लिए नहीं. अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए. बिल्कुल जी. तो ये खाली कैंसर के सिम्टम नहीं, वैसे भी जाना चाहिए. जी. चलिए, अब कैंसर के सिम्टम्स की बात करी, कॉजेज़ की बात करी, ट्रीटमेंट पर भी आ जाते हैं. अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर साहब, जो आपने अलग अलग तरीके के कैंसर बताए, क्या हर किसी का ट्रीटमेंट और रिकवरी पीरियड अलग है? तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मोटा मोटा 3 प्रकार के हैं. कोई भी कैंसर का आप ट्रीटमेंट ले लीजिए. एक है अगर ऑर्गन कैंसर है तो एक जो हम जो चीज़ करते हैं वो है सर्जरी, यानी जो कैंसर है उसको हमने सर्जरी करके हटाना है. सेकंड चीज़ है रेडियोथेरेपी. रेडियोथेरेपी होती है, हम रेडिएशन देते हैं और एक लोकल साइट पर उससे कैंसर को मारते हैं. तीसरा होता है सिस्टमिक थेरेपी, जिसको हम जो ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं. एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं जो वायरस को मारते हैं. एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं. ऐसे ही जो कैंसर को मारते हैं उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं. तो ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है जो कि इंट्रावीनसली दे सकते हैं, यानी नस के थ्रू दे सकते हैं, मांस में दे सकते हैं और टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं. बाय एंड लार्ज अगर मैं कहूँ तो बच्चों में ज़्यादातर कैंसर्स में कीमोथेरेपी देने की आवश्यकता पड़ती है. अगर मैं ब्लड कैंसर का बोलूं या लिम्फोमास की बात करूं तो मेजर ट्रीटमेंट, इनफैक्ट एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ही है.
पहचान की भी बात कर लेते हैं। अब कैंसर की पहचान हो गई, पता चल गया कि कैंसर है बच्चे को। कब ये पता चलता है कि इसका इलाज में और रिकवरी में ज़्यादा प्रोग्रेस आ सकेगी वीज़ा-विज़ अगर कैंसर की पहचान डिले हुई है? मैं इसका आंसर इस प्रकार देना चाहूँगा। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर में स्टेज नहीं होती, टाइप होता है कि किस प्रकार का है। यानी AL है, AML है और उसके आगे रिस्क कैटेगरी होते हैं जी। अगर कोई पेशेंट लेट आता है तो ये नहीं कि उसका टाइप बदल जाएगा या स्टेज बदल गई, स्टेज तो होता ही नहीं, उसमें उस कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बढ़ गई हों। जी। यानी पेशेंट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट किया हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर के सेल बढ़ जाते हैं तो वो जब अपने आप मरते हैं या टूटते हैं तो उससे किडनी पर असर पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर लाइसिस। अब आई बात सॉलिड ट्यूमर की। अगर पेशेंट अर्ली आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्यूमर है उसी ऑर्गन में ही सीमित होगा। अगर पेशेंट मान लो 3, 4, 5 महीने बाद आता है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो कैंसर अपने ऑर्गन के अलावा शरीर में बाकी जगह फैल गया हो। तो उसको हम कहते हैं मेटास्टैटिक। एक होता है लोकलाइज्ड यानी अपने ऑर्गन में सीमित है, और एक होता है मेटास्टैटिक यानी ऑर्गन के बाहर चला गया है, या कई बार कॉमन भाषा में जिसको हम कहते हैं स्टेज 4 कैंसर। पर मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा, कई स्टेज 4 कैंसर जड़ से नहीं हट पाते, लेकिन कई ऐसे हैं जो उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे स्टेज 4 कैंसर ठीक होने लायक नहीं है। अगर मैं गांठों की कैंसर की बात करूं तो स्टेज 4 लिम्फोमाज आर ट्रीटेबल कैंसर्स। स्टेज 4 हॉजकिन लिम्फोमा मैं समझता हूं 75-80% बच्चे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाते हैं। स्टेज 4 नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा भी 70% मरीज जड़ से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, आप बता रहे हैं बहुत सकारात्मक चीज़ है कि ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम पूरे देश भर की जनसंख्या को देख लें, क्या समान रूप से वो स्वास्थ्य सुविधा कैंसर के ट्रीटमेंट में संभव हो पाती है हर जगह? हमारे यहाँ जो 70,000 बच्चे हैं, हमारा एम ये है कि 80% मरीज इसके जड़ से ठीक हों। अगर मैं 80% की बात करूं तो लगभग करीब 50,000 बच्चे इनमें से ठीक होने चाहिए जी। वो तब पॉसिबल है अगर सारे बच्चे ट्रीट हों, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो कैंसर्स का स्टेज है या जो अभी आपने जैसे बात करा देर से अगर आएंगे तो देर से आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड रूप में आएंगे, तो उसमें ये जो 80% का आंकड़ा है, नेचुरल बात है कि ये 80% नहीं होगा, ये तो कम हो जाएगा। तो अगर हम इनको ये अर्ली रेफर्ड हों तब ये संभावना है कि हम 70,000 में से 50,000 ट्रीट कर को हम क्योर कर पाएंगे। तो पहली समस्या ये है कि क्या सारे बच्चे ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं कि नहीं। अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी सब बच्चे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे। उसके कई कारण, उसमें हमारा बहुत प्रयास चल रहा है, सरकार का बहुत प्रयास है। जैसे आपने देखा हर स्टेट में एम्स बन गए हैं, जो कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, ऑन्कोलॉजिस्ट हर जगह पे पहुंच रहे हैं। और ये चीज़ एकदम नहीं होती क्योंकि ट्रेनिंग में भी टाइम लगता है। बिल्कुल ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये कहीं कहीं प्रयास चल रहे हैं। हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखें कि पिछले अगर 1 दशक के बारे में ही जानें तो 1 दशक से अब तक कितनी रिकवरी कैंसर की ट्रीटमेंट देखी गई है, क्या क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं? तो कैंसर की रिकवरी बढ़ती जा रही है, कैंसर की जो क्योर रेट है बढ़ता जा रहा है, और इनोवेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर का क्योर बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि आपको कवरेज बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ट्रीटमेंट ले पाएँ। पहला तो स्टेप ये, अगर ट्रीटमेंट ही नहीं लिया तब तो क्योर पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये है कि कैंसर के को वो ट्रीटमेंट के लिए आएँ। सेकंड चीज़ है जो विज्ञान बढ़ रहा है। विज्ञान कई चीज़ों में बढ़ रहा है। एक हो गया जैसे जो कीमोथेरेपी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने का विज्ञान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको कम किया जा रहा है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे तो उनकी भी प्रॉब्लम्स कम होंगी। सेकंड इशू है
नई टाइप की ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। एक ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये अब नया ट्रीटमेंट नहीं है जी, लेकिन इसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी कई चीज़ें बढ़ गई हैं, विज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। जैसे अगर मैं आज से 15 साल पहले की बात करूं तो एक फैमिली में अगर हमें फैमिली से किसी भाई बहन का ट्रांसप्लांट करना हो तो हम तभी कर पाते थे अगर उसका फुल मैच हो, यानी पूरी मैचिंग मिले तभी हम कर पाएंगे। तो 70% बच्चों में हमें फुल मैच नहीं मिल पाता था। आज की डेट में अगर फुल मैच नहीं भी है, अगर हाफ मैच भी है जी, तो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स ऐसे आ गए हैं, साइंस में विज्ञान ऐसा हुआ है कि उसका भी आउटकम वैसा ही है जैसा कि फुल मैच ट्रांसप्लांट का हो। तो ये एक विज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। जी। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब बात करें इम्यूनोथेरेपी और कार्टिसल में, तो इसमें क्या इनोवेशंस हो रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इम्यूनोथेरेपी क्या चीज़ है? अगर मैं 10 कैंसर लूँ जी, और वो एक ही प्रकार के हैं तो 10 कैंसर 10 लोगों में बिल्कुल एक सा बिहेव नहीं करते, हर एक में आउटकम अलग हो सकता है। अगर वो कैंसर एक सा ही है, एक ही स्टेज का है, वो इसलिए है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उसको इफेक्ट करता है, कैंसर को मारने में इफेक्टिव होता है। जी, तो नॉर्मल अगर कैंसर को जीना है, अगर कैंसर को वहाँ पे बॉडी में जीना है तो वो कैंसर को का जो इम्यून सेल्स जो मार रहे हैं उसको रोकना चाहेगा, यानी उसके ऊपर नाकाबंदी करना चाहेगा। उस नाकाबंदी को रोकने की जो प्रक्रिया है उसके लिए साइंटिस्ट ने नए नए ड्रग्स बना दिए जिसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी जो है वो ड्रग्स हैं जो विज्ञान से पाए गए हैं, जो अब बनाए गए हैं, जो उस नाकाबंदी को रोकते हैं जिससे बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम वापस कैंसर को मार सके। आपने एक और सवाल पूछा, कार टी सेल्स क्या चीज़ हैं? जी, कार टी सेल्स ऐसा है जो हमारे इम्यून सिस्टम है, वो उनमें से एक सेल है टी सेल। तो टी सेल सिंपल भाषा में बोलूं तो वो हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं जो बॉडी में हैं और वो कैंसर, बैक्टीरिया सबको मारने के काम आते हैं। कार टी सेल में हम क्या करते हैं, ये टी सेल्स को बॉडी के बाहर निकालते हैं, जी, फिर उन टी सेल्स में ऐसा चेंज करते हैं कि जो कैंसर के ऊपर एंटीजन या जो चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं वो उन टी सेल्स में उनको ट्रेन करें या डालें कि वो उन्हीं सेल्स को मार सकें, और खाली मार ही ना सकें उनको हम एक्सपैंड करते हैं, यानी वो सेल्स को बढ़ा देते हैं। तो वो बढ़े हुए सेल्स ज़्यादा मात्रा में जो कैंसर को मार सकते हैं बाहर बनाते हैं और वापस बॉडी में डालते हैं जिससे वो कैंसर को मार सके। बिल्कुल। वक्त बहुत कम बचा है। एक सवाल ये भी है कि हम सर्वाइवर्स की स्टोरीज़ पर भी बात करें। बड़ी मुश्किल जंग है ये, और जंग जीतनी भी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जब वो माता पिता अपने बच्चे को लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को कैंसर हो गया है, तब वो पहली जंग होती है कि कैंसर को एक्सेप्ट करना, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर साहब, जब पहले बार आता है वो बच्चा, किन भावनाओं के साथ आता है और कैसे आप उन्हें समझाते हैं? अगर कैंसर का डायग्नोसिस हुआ किसी फैमिली में, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो फैमिली शैटर होगी, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि ये कैंसर क्योरेबल है। ऑब्वियसली अगर क्योरेबल होता है तो मैं यही बोलूँगा, और फॉर्चुनेटली बच्चों में 80% ऑफ कैंसर्स कैन बी क्योर्ड। सेकेंड चीज़, मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि अभी ये पेशेंट बच्चा है या 10 साल का है या 15 साल का है, आगे इसके 50 साल और बचे हैं, 50-60 साल और बचे हैं, और उसके लिए 6 महीने या 1 साल हमने एज अ फैमिली इसके ऊपर डिवोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब मैं किसी को बोलता हूँ 8 महीने तो एकदम लगता है अरे 8 महीने बहुत ज़्यादा है, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि 8 महीने 80 साल में तो 1% ही हुआ ना। 1% हमें ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो अपने बच्चे पर डिवोट करना है कि हम उसकी बीमारी जड़ से हटा सकें। सेकंड चीज़ ये बोलता हूँ। थर्ड चीज़ फिर मैं उनको बोलता हूँ, उनको बताता हूँ, और ये फैक्ट है, ये मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बता तो रहे हैं कि आप उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो समझा पाना कितना मुश्किल होता होगा। मैं बताता हूँ कि वो पूछते हैं कि ये ठीक हो पाएगा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ जो मेरे टीचर थे और जो मेरे साथ कुछ लोग पढ़ रहे थे वो कैंसर के सर्वाइवर थे।
एक मैं कॉन्फ्रेंस में गया, उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जी। थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा ये कौन है, ये इनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो मुझे पता चला वो ऑस्टियोसार्कोमा के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ऑस्टियोसार्कोमा हड्डी का कैंसर माना जाता है, जी। हड्डी का कैंसर है जी। उनको वो हुआ था, उससे ठीक हुए और आज वर्ल्ड के बहुत बड़े उसके डॉक्टर हैं। और एक नहीं है, ऐसे ऐसे कई सारे हैं। और आज की डेट में भी मैं आपको बताऊं, मेरे कई सर्वाइवर्स डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मीडिया में भी हैं और साथ ही साथ टीचर्स हैं। आप नाम लीजिए कौन सा प्रोफेशन जो नहीं है। जी, बड़ी जल्दी जल्दी कुछ भ्रांतियां हैं, उनको फटाफट आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बच्चे की कीमोथेरेपी होती है तो बाल वापस आ जाते हैं? यस। क्या ये भी सच्चाई है कि जब कैंसर हो जाता है, ट्रीटमेंट होती है तो हड्डियाँ क्या कमज़ोर हो जाती हैं? ऐसा नहीं है, हड्डियों पे असर पड़ सकता है, लेकिन उनका अगर हम डायग्नोस करें और ट्रीटमेंट दें तो ठीक रहती हैं। अगर मेरा ब्रॉड आंसर देना है तो आंसर है नो, लेकिन इसके लिए चेकअप करना ज़रूरी है। कैंसर का एक बार ट्रीटमेंट हो जाए तो क्या फिर से कैंसर के लौटने के चांसेस रहते हैं? एक समय बीतने के बाद जो रिस्क है वो ना के बराबर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट जनरल पॉपुलेशन से मैच करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जनरल पॉपुलेशन में रिस्क ऑफ कैंसर इज, लेट्स से, अगर मैं एक कोई भी आंकड़ा ले लूं 1% है, तो जो अगर 5 साल के बाद नॉर्मली जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है तो हम उसको मानते हैं क्योर हो गया, और उसके बाद जो रिस्क है ऑलमोस्ट एक जनरल पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है। जिन बच्चियों को कैंसर हो जाता है, क्या उनको आने वाले वक्त में किसी रिप्रोडक्टिव साइकिल में दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? मैं खासकर बात कर रही हूँ इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी नॉर्मल पॉपुलेशन में करीब 15% है, 10 से 15% है। और कैंसर की कुछ कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स हैं जिसमें जो ये इनफर्टिलिटी का रिस्क है ये करीब 30 to 50% तक जा सकता है। जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो संक्षेप में बताइए क्या डाइट लेनी चाहिए? डाइट में कोई परिवर्तन नहीं है, घर का सादा बना हुआ खाना लेना ही सही डाइट है। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं है। बाहर की चीज़ें, जो कच्ची चीज़ें हैं, उनको हम जनरली अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अवॉइड करें, कोई कहता है फल ले सकते हैं कि नहीं, तो हमारा जनरल स्टेटमेंट होता है जो पील्ड फ्रूट्स हैं, यानी जिनके मोटे छिलके होते हैं, उनको अच्छे से धो के आप उनको भी दे सकते हैं। बच्चों को कैंसर ना हो, क्या माता पिता कुछ कर सकते हैं इसके लिए? ऐसा संभव नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतनी सारी जानकारी बच्चों से जुड़े कैंसर के बारे में देने के लिए, और वो जो सारी भावनाएं थी ना, उनको भी बड़े सरल तरीके से आपने व्यक्त किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। कैंसर एक उम्मीद की जंग है। अगर इसको सही समय पे पहचान लिया जाए और सही जानकारी हासिल की जाए तो इस जंग को लड़ा जा सकता है और इस जंग को हराया भी जा सकता है। अगले हफ्ते फिर किसी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।